नमस्कार। आज हम दिल्ली के बिहार निवास में हैं और हमारे साथ जेपी आंदोलन के प्रखर सिपाही और वर्तमान के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी के साथ एक पूरे बिहार में चर्चा होती है कि श्रवण कुमार जी एक बटन के लेवल से लेकर टॉप के लेवल सबका फोन उठाते हैं। यही कारण है कि 1995 से लेकर और 2025 तक लगातार विधायक हैं। वो भी आपको आश्चर्य होगा कि ये वहां से विधायक हैं जहां से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं। अभी चुनाव में एक और चर्चा थी कि श्रवण कुमार जी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे। इसका कारण ये भी है कि नीतीश कुमार जी के सबसे खास में से एक श्रवण कुमार जी को भी माना जाता है। ये बिहार विधानसभा के सचेतक भी रहे हैं। जेपी आंदोलन में जब ये प्रखरता से कूदे थे, उस समय जब राजनीति में इन्होंने कदम रखने के बाद 1995 में पहली बार ये विधायक बन के आए नालंदा से। उसके पहले वहां राम नरेश सिंह जी विधायक थे और उसके बाद फिर किसी की दाल वहां नहीं गली, चाहे सरकार किसी की रही हो, कैसा भी रहा हो। और आज भी नालंदा के लोग श्रवण कुमार जी में क्या देखते हैं कि इनको बिना क्षेत्र में गए हुए चुन कर भेजते हैं, ये तो नालंदा के ग्रामवासी ही बताएंगे। लेकिन जब हम वहां की दौरा पर थे तो वहां के लोगों ने कहा कि श्रवण कुमार जी हमारे लिए न मंत्री है न विधायक है, वो हमारे घर के परिवार के लोग हैं। किसी ने कहा कि हमारे गार्जियन है, तो किसी ने कहा कि हमारे भाई हैं, तो किसी ने कहा कि हम तो साथ रहे हैं। आज श्रवण कुमार जी के पास दो जिम्मेवारियां हैं बिहार की। अभी हाल ही में सरकार बनी है। पहले सरकार थी थोड़ा रुक रुक के चलती थी, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि वो सुपर फास्ट ट्रेन नहीं हो, लेकिन अब बिहार की जनता ने सुपर फास्ट नहीं बल्कि उसको वंदे भारत राजधानी जैसा बना के भेजा है और उम्मीद से ज्यादा बहुमत से भेजा। अब डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी स्वयं इंजीनियर है। श्रवण कुमार जी की जो धर्मपत्नी मंजू देवी, एक कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के लिए एक महिला का भी बड़ा योगदान होता है, तो मंजू देवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और राजनीतिक में पूरा महीना नहीं, 6-6 महीना घर से बाहर रहने के बाद श्रवण कुमार जी आज नालंदा के लिए एक प्यारा शब्द बन के हैं। श्रवण कुमार जी, अभी आपके पास ग्रामीण विकास और परिवहन मिला है। बिहार में परिवहन की स्थिति बड़ा खराब है, इसके लिए अभी आपने क्या क्या कदम उठाया? हाल ही में अभी तो तुरंत पद मिला है आपको। अभी हम समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा पार्ट वाइज कर रहे हैं। अब बृहद समीक्षा हमने 19 तारीख को रखा है। परिवहन विभाग को जिस तरह से ग्रामीण विकास विभाग को हम जन जन तक पहुंचाया, लोगों की सुख और सुविधा जो मिलना चाहिए ग्रामीण विकास से, उस तरह का काम करके लोगों के दिल को जीतने का हमने काम किया है। उसी प्रकार से परिवहन विभाग में भी समीक्षा कर रहे हैं और चंद दिनों में उसके नतीजे सामने आएंगे। जहां जहां कमी है उसको दुरुस्त कर रहे हैं और जनता को जितना सुविधा इससे मिल सकता है उन सुविधाओं को धरातल पर उतार के लोगों को ये सुविधा बढ़ाएंगे। उसके साथ आपके पास ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास में एक बड़ा समस्या रहा कि रोजगार पलायन। अब जब 20 दिन आप विधानसभा में बोल रहे थे, आपने पूरे साल का खाका प्रस्तुत किया। आने वाली क्या क्या योजनाएं हैं जिससे ग्रामीण विकास में आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता से करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला है कि लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। तो हमारे वैसे जो गरीब लोग हैं बिहार में, उनको हम लगातार, जब से प्रधानमंत्री योजना बिहार में चली है और उसके पहले इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही थी, और प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात करें तो लगभग 50 लाख अभी तक आवास बिहार को लगभग मिला है। और इस साल हमको 2025 में 12 लाख से ज्यादा आवास हमको मिला है। तो 12 लाख आवास तो हम गांव के गरीबों को हम लोगों ने चिन्हित करके उनको दे दिया। लेकिन अभी एक और बड़ा जो हमारे सामने चुनौती है कि 1,04,90,000 हमारे पास ऐसे परिवार है जिनका हमने सर्वे कराया बिहार में, उनके पास अपना घर नहीं है। और ये भारत सरकार को हमने लिखा है, भारत सरकार की को सूची भेजा है। जैसे ही भारत सरकार इस सूची की स्वीकृति देगी वैसे वैसे घर उनका बनना शुरू हो जाएगा। तो एक चुनौती तो ये है हमारे सामने, जिसको भारत सरकार
लक्ष्य देगी तो उस हिसाब से उनको हम निपटारा करेंगे। दूसरा जो चुनौती था लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार का, उस समय 1,60,00,000 ऐसे परिवार थे जिनके घरों में शौचालय नहीं था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो लगभग 1,45,00,000 से ज्यादा घरों में हमने शौचालय बनवाया और 9,000 सामुदायिक शौचालय बिहार में हमने बनाया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिवार बचे हैं जिनके घरों में शौचालय का निर्माण कराना जरूरी है। और शौचालय का काम इसलिए जरूरी है कि मनुष्य के जीवन में स्वच्छता का होना जरूरी है। जब तक हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, जब तक हम गंदगी से दूर नहीं रहेंगे, तब तक हम बड़ी बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकते। तो बड़ी बीमारियों से अगर मुक्ति पाना है तो हमको स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा जो काम कर रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में, और मनरेगा से हम जो मजदूर हैं बिहार में, लगभग 21 करोड़ से ज्यादा हम श्रमिकों को हमने काम दिया है। यानी 100 में 100 दिन काम देने का प्रोविजन है। जो हमसे काम मांगते हैं उनको 100 दिन साल में हम काम देते हैं ताकि उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। चौथा काम जो हम वहां कर रहे हैं वो जीविका का काम कर रहे हैं, यानी स्वयं सहायता समूह संगठन का काम है। 11 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनी है। 1,40,00,000 परिवार को जोड़े हैं। 1,56,00,000 परिवार को रोजगार के लिए भी 10-10 हजार दिया है। समीक्षा करके उनको और भी 2-2 लाख रुपए तक हमको देना है। तो ये जो ग्रामीण विकास विभाग का जो काम है वो काफी तेजी से राज्य के अंदर हो रहा है और भी तेजी से चलाने के लिए 7 निश्चय 3 माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है और कल ही कैबिनेट से इसकी फैसला हुई है और बिहार को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी हाल ही में आप कृषि मंत्री से भी केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मिल के आए हैं। तो क्या हम तो जब मिले थे भारत सरकार में माननीय मंत्री जी से, ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उसमें कुछ धनराशि की आवश्यकता है। मनरेगा में भी धनराशि की जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास में भी धनराशि की जरूरत है, जीविका के लिए भी धनराशि की जरूरत है। तो जो धनराशि की आवश्यकता है उसके लिए हमने उनसे मिला है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम राज्य बिहार को हम जो धनराशि की आवश्यकता होगी वो हर हालत में जल्द से जल्द उनको देंगे। ये धनराशि मिलेगी तो और भी जो काम धीमी चल रही है वो तेज रफ्तार में करके उनको आगे बढ़ाएगी। लोग कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है। नहीं पिछड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ दिक्कत होती है वहां से ब्रेन ड्रेन का। जो लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं वो निकल जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पे कोई ऐसा अभियान आप लोगों ने चलाया है कि जो बच्चे वहां टॉपर कर रहे हैं वो बिहार के लिए कुछ करें? देखिए, पढ़ने लिखने के बाद उनके अंदर अच्छी खासी आमदनी की सोच बन जाती है। तो अच्छी खासी आमदनी के लिए देश विदेश दुनिया में कहीं चले जाते हैं। अगर उनको अपने परिवार से प्यार हो, अपने गांव से प्यार हो, अपने इलाके से प्यार हो, अपने जिला से प्यार हो, अपने राज्य से प्यार हो, तो खुद ब खुद वहां पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन इन जगहों से उनका प्यार खत्म हो जाता है और विदेशों में जाकर उनका प्यार विदेशों से बढ़ जाता है। तो ये तो सामान्य सोच की जरूरत है। जो लोग बिहार के संसाधन से, बिहार के हवा से, बिहार की पानी से, बिहार के शिक्षकों से, बिहार के इंस्टीट्यूशन से अच्छा करके दूसरे देश की सेवा करने जाते हैं, उनको बिहार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम उनसे अनुरोध करेंगे। आप लोगों ने लड़कियों की शिक्षा की बढ़ावा देने के लिए आपकी सरकार आपने साइकिल वितरण किया और उसमें इजाफा भी हुआ। बहुत सारी लड़कियां आई और जब टीचर की बहाली हुई तो उसमें अव्वल पे लड़कियां थी। क्या प्रोत्साहन के लिए और भी कुछ नई योजना आप लोग बना रहे हैं? बहुत सारी योजनाएं हैं। ये हमारी जो छात्रवृत्ति है वो लड़कियों को प्राइमरी से लेके जहां तक वो शिक्षा ग्रहण करना चाहती है उनको
सभी जाति के, सभी धर्म के लड़कियों को पूरा छात्रवृत्ति मिलेगा। अब छात्रवृत्ति की भी राशि बढ़ा दी गई है, दुगनी कर दी गई है। अगर किसी को 400 रुपया मिलता था, अब 800 हो गया। जिसको 800 मिलता था, उसको अब 1600 हो गया। यानी छात्रवृत्ति भी हमने दिया, पोशाक की राशि दिया, उनको पोशाक के साथ साथ किताब के लिए पैसा दिया। मैट्रिक में लड़की फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाती है तो उनको 10,000 देते हैं। इंटर पास करने पर शादीशुदा नहीं होने चाहिए तो 25,000 देते हैं। अगर ग्रेजुएशन कर जाती है तो उनको 50,000 रुपया किसी भी जाति, किसी भी धर्म की लड़की हो उसको हम लोग देते हैं। और एक योजना और पहले से चल रही थी, लेकिन अभी संशोधन उसमें हुआ है कि अगर कोई गरीब का लड़का लड़की अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे। पहले उसमें 4% सूद लगता था, अब बगैर सूद का रहेगा और सूद की भरपाई राज्य सरकार करेगी। 10 साल के अंदर नौकरी लग जाएगी तो आपको लौटाना है, और नहीं लगी तो सरकार उसकी समीक्षा करके उसकी माफ भी करेगी। तो इस प्रकार की योजना है। और साइकिल योजना जिस समय शुरू हुई थी बिहार में तो 1,70,000 लड़कियां पढ़ती थी नवम क्लास में। आज तो 9 लाख से ज्यादा लड़कियां नवम क्लास में पहुंच गई। तो आप सोच सकते हैं कि इन योजनाओं का बड़ा लाभ मिला, और इन योजनाओं से जो महिला लड़कियां थी उसमें एक क्रांति आई, जुनून पैदा हुआ कि हमको स्कूल जाना है, हमको पढ़ना है। तो इस तरह की योजना से बड़ा लाभ मिला। और दूसरा जो पक्ष है कि ये लड़कियां पढ़ लिख के जाएगी कहाँ, तो उसके लिए बिहार में क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक 50% का आरक्षण दिया गया। यानी 100 में 50 लड़की बहाल होगी शिक्षक में, और क्लास 5 से ऊपर जो नियुक्ति हुई है उसमें 35% का आरक्षण है। तो आप सोच लीजिए कि जितनी लड़कियां बिहार में बहाल हुई है उसमें अकेला 55% शिक्षण का काम लड़कियां कर रही है। तो ये आरक्षण का भी लाभ लड़कियों को मिला, और बहुत मुस्तैदी से और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षण का भी काम कर रही है। और इससे राज्य में हमारे महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम तेजी से बढ़ा है। लेकिन ये सबके पीछे जो कारण है इन लड़कियों को आगे बढ़ने में, ये है जीविका। अगर जीविका 2006 में नहीं बनती, वो उसका काम शुरू नहीं होता, तो ये लड़कियां स्कूल इतनी संख्या में नहीं पहुंचती। स्कूल में तो 5 तक लड़कियां पढ़ती थी, उसके बाद बैक हो जाती थी। उसमें पोशाक का भी पैसा है, वो भी एक कारण है कि गरीब घर के बच्चों को, लड़कियों को पोशाक नहीं रहने की वजह से घर में उसको वापस आना पड़ता था। तो आज जीविका के माध्यम से जो काम हुआ है कि जब माता घर से निकल सकती है तो बेटी क्यों नहीं निकलेगी। वो भी काम धंधे में लग गई, वो भी काम करना शुरू किया, और वो भी पढ़ाई में लग गई। तो आज इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां बिहार में आगे पढ़ रही है। 2008 में ये योजना शुरू हुआ, उसके पहले बड़े घर की भी लड़की को किसी ने साइकिल पर चलते नहीं देखा था। आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये योजना आज लड़कियों को सिर्फ साइकिल पर चढ़ा नहीं रही है, बल्कि लड़कियां आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है और सरकारी महकमे में भी काम कर रही है, और उसका लाभ आरक्षण भी है और उसका लाभ जीविका भी है। अभी तो सरकार बनी है और इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ काम कर रही है, और उम्मीद भी है बिहार के लोगों को कि इस बार काम और से बेहतर होगा। फिर मैं दर्शकों को मंत्री जी से मिलाएंगे और आगामी योजना के विषय में बताएंगे। और आपकी जो कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल भी डाल सकते हैं, आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।